हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबको होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 18 से 22 मार्च तक का था। इससे पहले हम इस बार आपको बता दें कि हमने इस बार कुछ डेटा इकट्ठा करके इस एपिसोड में डाला है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। थोड़ा डेटा हैवी है ये एपिसोड, तो ज़रा फिर भी हमें एक प्रोत्साहन के लिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मार्केट्स अब मार्च सीरीज अब खत्म होने पे है और उसी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर का दी एंड भी हो रहा है। 17,359 के क्लोज के साथ निफ्टी ने 2023 के वित्त वर्ष का समापन किया था। यानी 31 मार्च 2023 को निफ्टी 17,359 पर था। वहां से करीब हम 5,000 पॉइंट अब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 5,000 पॉइंट्स इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर। एक साल में 5,000 पॉइंट। इतनी बड़ी स्पेक्टेकुलर रैली के बाद मार्केट्स कुछ सुस्ता भी तो रहा है अब, और इस लेवल पर एक पड़ाव पे आके थोड़ा रुक सा गया है। हम कंटिन्यूसली यहां पर रिटेलर और इन्वेस्टरों की बातें करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ही प्रॉफिट बचा हुआ है या फिर उन्हें कुछ नुकसान भी हो गया है इस लेवल पे। इस पूरी रैली की खासियत ये रही है कि ज्यादातर सेक्टर स्पेसिफिक रहा है, जिसमें पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिफेंस और रियल एस्टेट, इंफ्रा और एनर्जी के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। कुछ सेक्टर्स जिन्होंने इस पूरे साल में अंडर परफॉर्मेंस दिया है, उनमें केमिकल से जुड़ी कंपनियों का नाम सबसे अग्रणी है। आईटी से रिलेटेड कंपनीज भी हैं, मेटल भी है, जिन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है इस साल में। इस साल में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हुई है। इंट्राडे और इंट्रा वीक में जबरदस्त उठापटक भी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखी गई है, जहां अमेरिका के डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आए हैं। अमेरिका के स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी करीब 15% तक का रिटर्न दिया है इस वित्त वर्ष में, लेकिन वो ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है अभी भी। हमारे यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स मार्च 31, 2023 को 8787 यानी 8787 पर ट्रेड कर रहे थे। वहां से ये बढ़कर अभी कुछ 14,161 पर क्लोज किए हैं शुक्रवार को। इस इंडेक्स में 8 फरवरी को करीब 15,500 के आसपास का हाई बनाने के बाद से इसमें करीब 14 से 15% तक का फॉल देखा गया है। यानी करीब 61 to 62% के रिटर्न्स दिए हैं हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स ने। निफ्टी में माइक्रो कैप 250 इंडेक्स तो 100% से ऊपर का रिटर्न्स दे दिया है इस एक वित्त वर्ष में। तो अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें, जहां पर 15% का रिटर्न आया है वहां के स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसके सामने हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब 100% का रिटर्न दिया है एक वर्ष में। अभी थोड़ा करेक्शन मोड चल रहा है। मार्च 2023 में 10,219 की क्लोजिंग के सामने ये इंडेक्स करीब 21,000 के लेवल को भी पार कर गया था। अभी ये फिर से 19,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस इंडेक्स में 16 से 17% की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, जो कि 8 फरवरी से ये सेलिंग शुरू हुई थी। मार्केट्स ने इस सप्ताह रिकवरी मोड पर कामकाज किए हैं, जिसकी वजह से निफ्टी फिर से 22,000 के ऊपर के लेवल की क्लोजिंग देने में कामयाब हुए हैं।
काफी हिचकोले खाते हुए बाजार में स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में एक शानदार रिकवरी भी देखने मिली है इस सप्ताह में। कुछ गोल्ड की बातें करते हैं। पिछले वर्ष गोल्ड ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1968 की क्लोजिंग की थी 2023 मार्च 31 को। वहीं गोल्ड ने इस वित्त वर्ष में 2222 2222 का हाई बना लिया है गुरुवार को। ये येलो मेटल ऑल टाइम हाई के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल का बात करेंगे। कच्चा तेल गत वर्ष में $75 पर ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद सितंबर आते आते इसका भाव $95 तक जंप कर गया था। अगले 3 महीनों में दिसंबर माह में कच्चे तेल का भाव फिर से $67 तक गिरने के बाद अब ये $80 के आसपास स्थिरता से ट्रेड कर रहा है। 80 और $85 के आसपास की अभी रेंज बनी हुई है। क्रिप्टो पर कुछ एक राउंड अप ले लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का क्लोज गत वर्ष में $28,500 के आसपास मार्च 31 को चल रहा था, जो बढ़कर इस साल का हाई लग गया है $74,000 का, जो करीब करीब 2.5 से 3 गुना प्राइस एप्रिसिएशन माना जाएगा। शुक्रवार को ये कमोडिटी $62,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो ऊपर से समझ लीजिए करीब करीब $12,000 का एक करेक्शन ही माना जाएगा प्रॉफिट बुकिंग जैसे। रुपया भी अभी ऑल टाइम हाई पर यानी 83.59 पर क्लोज किया है फ्राइडे को। इस सप्ताह अमेरिका में फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्हें ज्यों का त्यों ही रखा गया है, जिसका मतलब है कि अमेरिकन को अभी भी ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स ही चुकाने पड़ेंगे अपने लोन्स पर। अमेरिका में ज्यादा करके लोगों को इंटरेस्ट पर जीने की आदत होती है, जहां पर उनके बहुत सारी उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें उनके पास में लोन्स होते हैं। जैसे उनके पास में घर का लोन होता है, गाड़ी का लोन होता है, पर्सनल लोन होते हैं वगैरह वगैरह, क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं। तो उसकी वजह से उनके ऊपर अभी ब्याज दरों की बहुत लंबी और बड़ी मार पड़ रही है। अमेरिका में इस समय इंटरेस्ट रेट्स 23 साल के हाई पर यानी 5.25 से 5.5% पर चल रहे हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स होने के बावजूद वहां की इकोनॉमी में अभी भी स्लो डाउन के संकेत नहीं है। 2024 की शुरुआत में एक्सपेक्टेशन थी कि वहां पर इस साल में 4 इंटरेस्ट रेट कट्स आने की उम्मीद थी, जिसे अब घटाकर 3 इंटरेस्ट रेट्स कट होने की उम्मीद की जा रही है। बाजार का अंदाजा है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती इस एक साल में मुमकिन है। फेड का टारगेट है इस साल के लिए 4.5 से 4.5% का ब्याज दरों को इन लेवल्स पर लाने का। अमेरिका में इस समय इन्फ्लेशन करीब 3% तक चल रहा है। फेड का अल्टीमेट टारगेट 2% इन्फ्लेशन लाने का है, जिसके लिए उन्होंने काफी मशक्कत की है इस एक साल में या 18 महीनों में। 18 महीने पहले 2022 सितंबर के आसपास इनका इन्फ्लेशन करीब 9% तक उछल गया था और फेड ने उस समय कहा था कि उन्हें 2% तक इन्फ्लेशन को लाना है, जिसे काफी एग्रेसिव टारगेट माना जा रहा था उस समय में। फेड का कहना है कि इस एक साल में अमेरिका की विशालकाय इकोनॉमी 2.1% से ग्रो करेगी, यानी FY 24-25 के लिए। इससे पहले इनका ही अनुमान था कि उनकी इकोनॉमी 1.4% तक बढ़ने का अनुमान था, जिसे उन्होंने अपवर्ड रिवीजन किया है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी उन्होंने 2% की ग्रोथ का टारगेट रखा है। फेड अब अमेरिकन इकोनॉमी के रिवाइवल की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने अपने सभी टारगेट्स को अपवर्ड रिवीजन किया है। फेड चेयरमैन पावेल ने इस बार अपनी उनकी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें उनका थोड़ा सॉफ्ट स्टांस देखने के बाद, थोड़ा सॉफ्ट स्टेटमेंट देने के बाद वर्ल्ड के सभी बाजारों में रौनक का माहौल देखने को मिला।
बुधवार को मार्केट्स ने एक अच्छा कमबैक दिया है यहां पर भारत में भी 21,710 का लो छूने के बाद मार्केट्स ने फिर से एक बार 22,000 के लेवल को क्रॉस करके बंद दिया है, हरे निशान में बंद किए हैं और कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नीचे के लेवल से निफ्टी ने फिर से एक बार 500 पॉइंट की रैली दी है। कुछ सप्ताह से निफ्टी को लगातार बुधवार के दिन हम देख रहे हैं कि काफी बार ये ट्रेंड रिवर्सल का काम हो रहा है। इतनी बड़ी उठापटक के बाद फिर से निफ्टी ने 22,000 के ऊपर का लेवल बंद देने का ये एक समझ लीजिए एक सुखद अनुभव भी है। अब रिटेलर स्टॉक्स में भी कुछ रिकवरी मोड पर ट्रेड करने के संकेत हैं। बहुत सारे मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप्स में अपर सर्किट देखने मिला गत सप्ताह में और खासकर बुधवार के बाद से शॉर्ट कवरिंग जोरों पर देखने मिली है। ये एक ट्रेडिंग मार्केट बना हुआ है इस समय में, जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के काफी सारे मौके भी मिल रहे हैं। तो चलिए अब कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस वर्ष में जनवरी और फरवरी के महीने में कुल मिलाकर करीब 52,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है, जबकि इस मार्च के महीने में अभी तक उन्होंने 945 करोड़ की नेट बाइंग का फिगर है। पिछले सप्ताह एफआईआईज ने कुल 8,364 करोड़ की नेट सेलिंग की है। इनका फिगर करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन उसमें क्योंकि वो टाटा सन्स का एक इशू था, इसकी वजह से इनका नेट सेलिंग फिगर 8,364 करोड़ के आसपास है। पास डेटा के हिसाब से मार्च के महीने में बाजार से करीब 5 से 7% तक का पॉजिटिव रिटर्न आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार की रैली में यह है कि रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप्स में इन्वेस्टेड रहते हैं और जहां इन स्टॉक्स में काफी उठापटक हुई है पिछले कुछ दिनों से, रिटेलर्स के लिए इस समय कोई बड़ी कमाई का रास्ता नहीं बन रहा है, उनके लिए कोई पॉजिटिव संदेश नहीं है। अब चलिए कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 73 पॉइंट्स बढ़कर 22,096 पर बंद दिया है। बैंक निफ्टी ने भी 46,863 यानी 269 पॉइंट बढ़कर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 72,831 पर यानी 188 अंक बढ़कर बंद हुए हैं। मार्केट्स 2 सप्ताह में जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन 3 हफ्तों में ये वहीं के वहीं करीब करीब आ गए हैं जहां पर मार्च सीरीज की शुरुआत हुई थी। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में फरवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक आने के बाद से इस इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। ये इंडेक्स 6 हफ्तों में करीब 15.5% तक बढ़ गया था। गत सप्ताह में ये इंडेक्स करीब 4.5% तक घटा था, लेकिन इस सप्ताह में फिर से 4.25% की बढ़त के साथ इसका सारा नुकसान पूरा हो गया है। निफ्टी मेटल ने भी एक बढ़िया रैली दिखाते हुए पिछले कुछ सप्ताह में करीब 9.25% तक की बढ़त दिखाई थी। गत सप्ताह में ये इंडेक्स करीब 6.79% तक घटा था और लाल निशान में बंद हुआ था। इस सप्ताह फिर से ये इंडेक्स करीब 4.25% तक बढ़ गया है, यानी तेजी के घोड़े फिर से दौड़ लगाने में कामयाब हो रहे हैं। घटने वाले इंडेक्स में निफ्टी आईटी का नाम है। निफ्टी आईटी 3 हफ्तों से करीब 4.25% तक घटने के बाद इस सप्ताह में करीब 1.08% तक बढ़ा था, यानी गत सप्ताह में, सॉरी। इसके अलावा इस इंडेक्स में अभी कोई पॉजिटिविटी इस सप्ताह में नहीं देखी गई है। कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। सोभा डेवलपर्स, जो कि करीब 18.5% तक बढ़ा है। उसके बाद में स्वान एनर्जी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, 5 स्टार बिजनेस, प्राज इंडस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ, कार्बोरंडम यूनिवर्सल,
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, रेनबो चाइल्ड, थर्मैक्स, शैले होटल्स, बीईएमएल, टोरेंट पावर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, बीएचईएल, भेल। ये करीब 10 से 16% तक की बढ़त दिखाई है इन सभी स्टॉक्स ने इस एक सप्ताह में। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी और सबसे पहला नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प का। ये शेयर कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से घट रहा है। गत सप्ताह भी करीब करीब 20% तक घटा था और इस सप्ताह फिर से 20% तक और घट गया है। यहाँ पे बता दें कि ये शेयर में खास मूवमेंट आई थी क्योंकि टाटा सन्स के आईपीओ आने की उम्मीद के कारण इसमें एक स्पर्ट और जंप देखा गया था। और जब से ये रूमर है कि ये आईपीओ में कुछ या तो देरी हो सकती है या टाटा सन्स इसको टालने के लिए कुछ उपाय कर सकता है, ये शेयर में कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल देखने को मिला है। वहां पे टाटा केमिकल और जो टाटा ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें सब में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने मिल रही है इस न्यूज के बाद से। दूसरे जो शेयर जो घट रहे हैं उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ब्राइटकॉम ग्रुप, कोफोर्ज, आईआईएफएल फाइनेंस, बीएलएस इंटरनेशनल, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल्स, टीसीएस, एमआरएफ, ये सभी के सभी शेयर्स करीब 7 से 11% तक घटे हैं इस एक सप्ताह में। अब चलिए कुछ अगले हफ्ते की बातें कर लेते हैं जो 25 से 29 मार्च तक का है। इस साल में के शुरुआत में काफी सारी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम, जापान और भारत के स्टॉक मार्केट्स इस साल में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स थी। जापानीज मार्केट इस साल में अभी तक करीब 22% की बढ़त दिखा चुके हैं। वहीं वियतनामीज मार्केट भी करीब 12% के बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। हमारे मार्केट्स ने इस साल अभी तक कोई खास बढ़त नहीं दिखाई है। हमारे मार्केट्स में कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट्स उठापटक करने के बावजूद वहीं के वहीं लेवल्स पर हैं जहां पे हमने शुरुआत की थी। कारणों के अंदर में हम गिना सकते हैं कि सेबी का जो डायरेक्टिव आया जिसमें छोटी और मझौली कंपनियों के लिए एक वार्निंग जैसा था। फिर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि एसबीआई के थे उसका एक इशू था। फिर आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों की वो भी एक वजह थी जिसमें कई सारी फाइनेंस कंपनियों के ऊपर में पाबंदी लगाई गई थी। ये कुछ वजह है जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू दी अदर 2 स्टॉक मार्केट्स जिनके परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया रहे हैं इन 3 महीनों में। सेबी का फिर से एक हमारे म्यूचुअल फंड्स के लिए एक डायरेक्टिव आया है जिसमें उन्हें 1 अप्रैल से विदेशी मार्केट्स के फंड ऑफ फंड्स में नया पैसा ना लगाने की हिदायत दी गई है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आरबीआई की तरफ से $1 अरब की ओवरऑल लिमिट है इन म्यूचुअल फंड्स के लिए जिन्हें विदेशी बाजारों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा लगाने के लिए ये सीलिंग रहती है, जो अभी के लिए एक बार के लिए ये सीलिंग अभी टच हो गई है। इसी वजह से इन्हें नया पैसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ना लगाने की हिदायत दी गई है। शुक्रवार को बाजार ने एक कमजोर शुरुआत तो की थी, लेकिन उसके बाद वो और भी गिरते चले गए थे। करीब 100 पॉइंट नीचे खुले थे, फिर 100 पॉइंट और नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिकवरी देकर सबको चकित कर दिया। करीब 300 पॉइंट की रिकवरी आई नीचे के लेवल से। इंटरनेशनल मार्केट्स कुछ ढीले से ही थे शुक्रवार को। अमेरिका की एक्सेंचर लिमिटेड आईटी रिलेटेड एक कंपनी है, उन्होंने अपनी गाइडेंस को कुछ लोअर कर दिया था, जिसके बाद सारे आईटी स्टॉक्स में धड़ाधड़ सेलिंग देखने को मिली। अमेरिका में इन्फोसिस और टीसीएस के जो एडीआर है उनमें एक तगड़ी पिटाई हुई है शुक्रवार को, जिससे क्यूज लेते हुए यहां पे भी हमारे जितने भी आईटी स्टॉक्स है शुरुआती 15 मिनटों में
उनमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। बाद में मार्केट्स तो रिकवर कर गए, लेकिन आईटी स्टॉक्स का दिन बुरा ही था। निफ्टी ओपन हुआ था 21,932 पर। उसके बाद वो निफ्टी ने 21,883 के लेवल तक वो टूटता चला गया। इसके बाद जो एक रिकवरी आई है निफ्टी की, वो मतलब सारी जो बिकवाली थी वो 15 मिनट में एब्जॉर्ब हो गई थी। इसके बाद मार्केट्स काफी बेटर हो गए थे। आईटी तो नहीं चला, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में एक अच्छी रिकवरी और रिन्यूड बाइंग देखने को मिली। 22,180 का हाई लगाने के बाद निफ्टी ने 22,096 पर क्लोज दिया है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पर शुक्रवार के लिए निफ्टी ने 84 पॉइंट की बढ़त दर्ज की है। बैंक निफ्टी ने भी 178 पॉइंट और सेंसेक्स में करीब 190 अंकों की बढ़त देखी गई शुक्रवार के सेशन में। निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन में देखें तो 38 स्टॉक्स बढ़े हैं और 12 स्टॉक्स घटे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखी गई शुक्रवार के सेशन में। निफ्टी में बढ़ने वालों में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, सन फार्मा जैसे दिग्गज शेयर शामिल हैं। वहीं घटने वालों में मेनली आईटी ही थे, क्योंकि एक्सेंचर ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को, जो कि पहले उन्होंने 2 से 5% तक की ग्रोथ गाइडेंस दी थी, उसको घटाकर FY24 के लिए घटाकर उसे 1 से 3% तक कर दिया था। लास्ट में काफी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, क्योंकि अगला वीक एक ट्रंकेटेड वीक है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग को अपना लिया। अब आगे क्या होगा? अगले हफ्ते में 3 ही कारोबारी दिन रहेंगे, जहां पर सोमवार 25 मार्च को होली के पर्व की वजह से छुट्टी रहेगी, और अगले शुक्रवार को यानी 29 मार्च को गुड फ्राइडे की वजह से भी मार्केट्स में छुट्टी रहेगी। मार्च एक्सपायरी भी इस अगले हफ्ते में ही है, जहां पर ट्रेडर्स अपने सौदे काटने में और एडजस्टमेंट करने में काफी बिजी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और शार्प होने का अनुमान है। ऑप्शन राइटर्स काफी एक्टिव है अभी इस लेवल पर। निफ्टी अभी के लिए 20 दिनों के अपने एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी 22,085 के लेवल से ऊपर है। 22,204 का लेवल, जो कि 14 मार्च को क्रॉस किया था, अभी इस लेवल को मार्केट इसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 22,200 के ऊपर के लेवल में जाते ही मार्केट्स में एक जोरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नीचे में 21,890 के आसपास बुल्स फिर से उसको कंटिन्यूसली उसको डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर निफ्टी 21,900 के नीचे ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, तो बुल्स के लिए एक दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। जब तक निफ्टी 22,230 के लेवल को क्रॉस नहीं करते, तब तक ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम कर सकता है। वहीं 21,890 के नीचे मार्केट्स को एक तरह से इसमें एक सपोर्ट के रूप से देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट से के जो क्यूज है वो अगले हफ्ते में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जहां पर अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोम पावेल समेत कई सारे अधिकारियों के स्टेटमेंट्स जारी होंगे, जिससे उठापटक और बढ़ने वाली है। अगले हफ्ते में यूएस यूके के Q4 के जीडीपी आंकड़े भी जारी होंगे, जिस पर ट्रेडर्स की खास नजर रहने वाली है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक ये फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि मार्केट्स आपको टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 25 से लेके 29 मार्च 2024 तक। बट 25 तारीख होली के कारण और 29 तारीख गुड फ्राइडे के कारण बाजार बंद रहेगा। 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन, छोटा ट्रेडिंग सेशन, और इसी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग। और इसके साथ ही खत्म हो जाएगा
मार्च महीना वीकली खत्म हो जाएगा। तो काफी वाइटल टाइम में हम लोग एंट्री लिए हैं। लेकिन 3 दिन का टाइम फ्रेम, थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, बट ट्रेडिंग बैंड एक जो बना हुआ है उसके अंदर रहने का चांसेस ज्यादा है। उसके लिए हम लोग बात करेंगे। निफ्टी वीकली मेरा बाईं तरफ है, बीच में है निफ्टी डेली, उसके बाद बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली। तो पहले वीकली चार्ट निफ्टी के हिसाब से देख लेते हैं। जिस हिसाब से वीकली है, नीचे में जो 1326 का वैल्यूएशन जोन है वहां से बाउंस बैक करके निफ्टी ऊपर की तरफ आया है। रिवर्सल कैंडल अपियर तो हुआ है, लोअर एंड में डिमांड है, ये भी दिखा यहाँ ये चार्ट में आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए, जब तक अभी का जो फिलहाल जो हाई हुआ है 22,550 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होता है स्पॉट निफ्टी का, वो ब्रेकआउट हम लोग नहीं बोल सकते। उसका जो पॉजिटिविटी है बार बार यहाँ जाके रुक सकता है। अब नया महीना, नया फाइनेंशियल ईयर, नया क्लियरिंग में क्या एटीट्यूड होगा, वो ये 3 दिन जो लगातार 3 दिन का जो ट्रेडिंग होगा उसके बाद ही हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए। डेली चार्ट देखने से ये समझ में आता है कि डेली चार्ट फिर भी अभी भी 13 डीएमए के नीचे हम लोग है। ये 13 डीएमए का मूविंग एवरेज है, और एक डाउन ट्रेंड एंड एंड अप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ। डाउन ट्रेंड लाइन का ऊपर में जाने का कोशिश किया, लेकिन फेलियर हुआ। और जिस दिन अप ट्रेंड टूटा, कंजिक्यूटिव 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग, उसके बाद निफ्टी में सेल ऑफ आया, नीचे से पुल बैक निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर में लेके आया है। बट कॉज ऑफ कंसर्न एक ही है, 22,220, ये जो हाई है ये है 22,204 विद फिल्टर में छोटा, क्योंकि ये 61% का जोन है। तो 22,220 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी को थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में लेके जा सकते हैं, लेकिन 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर 22,220 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो 13 डीएमए भी क्लियर हो जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा जाए ये भी जोन क्लियर हो जाएगा। ऊपर में ये जो अप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये एक्सटेंडेड इसलिए रखा हूं कि जब बाजार चढ़ने का कोशिश करेगा तभी ये जोन एक्ट एज ए रेजिस्टेंट। दैट मीन्स 22,300 22,350 थोड़ा सा हम लोग को वॉचफुल रहना चाहिए। और हायर एंड में मल्टीपल सप्लाई एरिया है, ये तो वीकली चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो जो पुल बैक हो रहा है वो पुल बैक के हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्लोजिंग होने दीजिए 13 डीएमए के ऊपर, तब हम लोग को फिर से नया सोच, नया जो पॉजिटिव अगर कुछ दिखता है तो वो सोचना चाहिए। जब तक ये नहीं है तब तक हायर एंड से फिर से एक सेल ऑफ आने का उम्मीद ये चार्ट्स के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। सेम चार्ट कंडीशन बैंक निफ्टी, वैल्यूएशन जोन से पुल बैक लोअर एंड से, और डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए 13 डीएमए का नीचे, तो दैट मीन स्टिल वी आर इन ए नेगेटिव जोन। पुल बैक हो रहा है, ये पुल बैक कहां तक जाए, किस तरफ वो सस्टेन करे, उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो ये था मेरे तरफ से छोटा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो वीकली डेवलपमेंट हुआ है लास्ट वीक का क्लोजिंग के बाद। नेक्स्ट 3 दिन के लिए यही मेरा व्यू है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप कुछ हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल्स बात करेंगे, चर्चा करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तीनों स्टॉक मतलब नवीन फ्लोरिन, ग्राविटा इंडिया एंड इंडियन मेटल्स।
तो पहले नवीन फ्लोरिन का बात करते हैं। देखिए नवीन फ्लोरिन जो स्टॉक है ऊपर से 5,000 से टूट के नीचे तरफ आया है। ये जो 50% जोन है मैं इसको रेड मार्क करके रखा हूं, क्योंकि प्राइस वाइज ये ऑलमोस्ट हम लोग का सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अब प्राइस वाइज करेक्शन होने के बाद हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट काफी दिन टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में बार बार यही होता है। प्राइस वाइज करेक्शन होने के बाद टाइम वाइज करेक्शन होता है। ट्रेंड इज कंसर्न कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेंड। 1326 का बीच वाला जोन से फिर सेल ऑफ आया था, अभी हम लोग इस हिस्से में है, जो कि एक वैल्यूएशन जोन एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में है। दैट्स वाई मैं ये स्टॉक को वॉच करूंगा। नेक्स्ट जो मोमेंटम या अगर बाजार पर 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल से, अगर कोई सेक्टर रोटेशन होगा तो उसमें केमिकल एक सेक्टर है, उसमें नजर रखना चाहिए। इसलिए नवीन फ्लोरिन मैं नजर रखूंगा, और ये चार्ट इस हालत में है। ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट किस हालत में है उसी का एनालिसिस मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, और आप लोग को थोड़ा सा दो एक पॉइंट देके हिंट देने का कोशिश किया। नेक्स्ट स्टॉक है ग्राविटा। ये भी स्टॉक है आफ्टर सेल ऑफ 38% का आसपास से ये पुल बैक किया है। अब 1326 का जो क्रॉस डाउन ये अगर होता है तो स्टॉक के अंदर जैसे यहां पर हुआ था किसिंग पॉइंट में आके थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हुआ था, वहां से फिर से रिज्यूम किया था रैली। तो यही एक सोच यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बाउंस बैक किया है और जहां पर क्लोजिंग है अप ट्रेंड का हिसाब से एक बीच वाला जोन में फंसा हुआ है। तो इस स्टॉक को भी मैंने इसी हिसाब से चुना हूं कि अगर इस स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम चेंज होता है या कोई नया फाइनेंशियल ईयर में कोई साइडवेज मूवमेंट होता है तो उसके लिए ये स्टॉक को नजर में रखना चाहिए। बट टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न, ट्रेंड इज कंसर्न, स्टिल हम लोग नेगेटिव ट्रेंड दैट मीन्स डाउन ट्रेंड में है। फाइनल स्टॉक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, इंडियन मेटल। शायद इसका जो शॉर्ट फॉर्म है IMFA होगा, आप लोग काइंडली चेक कर लीजिए। काफी दिन का कंसोलिडेशन, राउंडिंग सॉर्सर, फिर ब्रेकआउट, फिर रिविजिट। अब जिस दिशा में है ये कुछ हद तक स्टॉक के अंदर एक नया जोन में खड़ा होकर रखा है। अब 1326 का बीच वाला जोन जो है वो वैल्यूएशन जोन, ब्लू एक सपोर्ट एरिया दैट मीन्स राउंड नंबर 500, उसके बाद अराउंड 440 430 ये जोन जो है प्रीवियस स्टॉक, दोनों ही प्रीवियस स्टॉक के हिसाब से मैंने ये ब्लू और रेड लाइन मार्क किया हूं। एनी शार्प सेल अप, ये सब जोन एक्ट एज ए सपोर्ट। और ऊपर में ये स्टॉक, ये जो जगह है दैट मीन्स क्लोज अबव 670, इस स्टॉक के अंदर नया मोमेंटम बन सकता है। तो दैट मीन्स ये कोई छोटा करेक्शन के बाद क्या ये नया मोमेंटम क्रिएट करेगा, इसके लिए मैं ये स्टॉक को नेक्स्ट वीक से वॉच लिस्ट में जरूर डालूंगा। बट अभी से जो स्टॉक हम लोग बात करेंगे ये सब नोट में रखना है, रेडार में रखना है, क्योंकि काफी वोलेटाइल सिचुएशन बाजार में रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, या कुछ कुछ स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। उनमें से कौन कौन सा स्टॉक हम लोग का जो लिस्ट में है वो पहले से मार्क करके रखिए, तो उसमें क्या होता है आप लोग को थोड़ा इजी रहेगा कौन सा स्टॉक ट्रैक करना है। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक मेरे तरफ से हम ट्रैक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बाद में हम लोग ये सब बात करेंगे। नवीन फ्लोरिन, ग्राफाइट, ग्रेविटा इंडिया एंड इंडियन मेटल्स। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। Thank you. Bye. Happy Holi once again.